जेबीटी फर्स्ट ईयर, डीएलएड फर्स्ट ईयर, पेपर 4 कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसकी 3rd यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट आपकी 20 मार्क्स की है। सिलेबस में आपका दे रखा है, आप अपने जो बिल्कुल फ्रंट पेज है, सबसे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड पेज है, उस पर आपका सिलेबस दे रखा है। यूनिट 3rd 20 मार्क्स की, जिसमें आपके 5 टॉपिक आपको दे रखे हैं। ये है आपकी डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, द सेंटर एंड द स्टेट, द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद डेमोक्रेसी, पार्टी सिस्टम एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये वाला है। उसके बाद 3rd टॉपिक आपका इसमें रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज, स्पेशली थ्रू 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। उसके बाद 4th टॉपिक इसमें रहेगा आपका ग्रास रूट सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एंड इंडियन डेमोक्रेसी। और उसके बाद 5th एंड लास्ट पॉइंट रहेगा आपका challenges to deepen Indian democracy in relation to inequalities of caste, class, gender and religious and linguistic identities। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है 3rd यूनिट का। इस बुक की हमारी सिर्फ ये 1 यूनिट रहती है, बाकी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो निकाल लीजिए 3rd यूनिट आपकी। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, द सेंटर एंड द स्टेट, द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। संस्थागत ढांचा, केंद्र और राज्य, न्यायपालिका, विधानमंडल एवं कार्यपालिका, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक, ठीक है, हमारा डेमोक्रेसी का ढांचा क्या है, ठीक है, संस्थागत ढांचा क्या है। ये बताता है कि देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर जो ये क्या है, आपकी शासन व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर है, एक रूप है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के द्वारा अपने नेता चुनना, ठीक है। इसका प्रयोग स्वयं के प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी कि इसमें जो भी प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट में सभी जितने भी वहाँ के नागरिक है, सबको क्या है, इक्वल राइट है, सबको क्या है, इंडिपेंडेंसी, सब क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। और जो हमारी भारतीय डेमोक्रेटिक है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा है, कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो हमारा सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर पंचायती राज तक क्या है, एक कड़ी के रूप में क्या करता है, काम करता है। और जो आम लोग हैं उनके हितों को क्या करता है, उन्हें प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इसी के तहत जो भारतीय संघ है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 9 शेड्यूल से युक्त है। और जो हमारा संविधान है, उसमें केंद्र सरकार का संगठन एवं कार्य वर्णित है कि हमारी संविधान में क्लियरली बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या काम है। उसके बाद जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, क्या क्या उसके फंक्शन रहेंगे, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का क्या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये भी बताया है कि अगर इन इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, तो जो सेंट्रल और जो स्टेट की जितनी भी सीमा है, जो सरकारी भाषा है, चुनाव है, उन सब के बारे में भी, यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में आपको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों भी विस्तृत वहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इंडियन जो डेमोक्रेसी है, उसमें संस्थागत ढांचे को इस तरीके से बताया गया, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम करेंगे अलग अलग जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके ऊपर, ठीक है। तो मेन तरीके से आपकी 2 तरह की गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं इंडिया के अंदर, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमारी क्या है, सेंटर की गवर्नमेंट तो दिल्ली से हो गई हमारी, ठीक है, सेंटर, और उसके बाद क्या है आपका स्टेट में हमारा जैसे आ गया हरियाणा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब मुझे बताइए, जस्ट जो डेमोक्रेसी का मीनिंग था वो क्लियर है? यस मैम, ऑल क्लियर।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा संघीय सरकार की स्थापना की गई है। जो ये जो हमारी कार्यपालिका होती है, ये क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट और जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसके अंदर काम करते हैं, मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल होते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेक्शन 53(1) में कार्यपालिका की क्या क्या पावर है, राष्ट्रपति को क्या क्या पावर सौंपी गई हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके साथ ही संविधान की धारा 74(1) के अधीन राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रेसिडेंट को जहां अनेक अधिकार है, वहां पर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और अदर जो मंत्रिमंडल है उनके डिसीजन को मानने के लिए भी बाध्य होता है। इस प्रकार संक्षेप में केंद्र सरकार, बेटा ज्योतिका आप बाद में ज्वाइन हुए हो, तो हम चल रहे हैं आपकी बुक नंबर 4 कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी यूनिट 3 का। ठीक है, यूनिट 3 स्टार्ट कराई है। ठीक है, तो देखो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका होती है उसमें बताया गया है कि ये संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्शन 53(1) के तहत इसके अंदर आती है। बेटा प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो अपनी क्लासेस। 11:10 के बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगी। केंद्र सरकार संस्था, ठीक है, केंद्रीय सरकार में क्या है, राष्ट्रपति, इसमें क्या होता है, क्योंकि पता है बेटा क्या है, बीच सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 53(1) के तहत इसकी कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होती है। जहां पर राष्ट्रपति को क्या है, बहुत सारी पावर दी गई है, लेकिन वह क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के डिसीजन को मानने के लिए भी उसको बाध्य किया गया है। अब देखो भाई 3 प्रकार की पावर्स होती हैं। एक तो होती है हमारी कार्यकारी पावर शक्तियां, दूसरी होती है विधायनी शक्तियां और तीसरी होती है हमारी न्यायिक शक्तियां। ठीक है, कौन कौन सी है भाई हमारी, एक तो है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर, एक है हमारी लेजिस्लेचर पावर और एक है हमारी जुडिशरी पावर। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये तो था केंद्र सरकार के अंदर ये 3 काम आते हैं, आपका जुडिशरी पावर आती है, एग्जीक्यूटिव पावर आती है और लेजिस्लेचर जो आपकी पावर है वो आती है। ठीक है, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका ये आपका किसके अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसके बाद स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे अब हम। तो स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि संघात्मक राज्य होने के नाते भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी सरकारें होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, देखो भाई जो इंडिया है ये अलग अलग स्टेटों से मिलके बना है। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अलावा भी कुछ सरकारी इकाइयां होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, या नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होते हैं। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती है। जैसे सेंट्रल में जो हेड क्या है, हमारा प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, राज्य का राज्यपाल, ठीक है, ये हेड होता है। ठीक है, जिसको हम गवर्नर बोलते हैं। और इसके भी जो ये भी क्या है, अपने जो यहाँ पे सीएम है। ठीक है, जैसे आपका राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए बाध्य है, ऐसे ही राज्यपाल क्या है, सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है और जो मंत्रिमंडल होता है उनके डिसीजन के लिए ये भी बाध्य है। ठीक है, अब है आपकी जो न्यायपालिका, यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होता है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी वास्तविक कार्यपालिका की जो पावर्स होता है वो मंत्रिमंडल के पास होती हैं। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का गठन भी केंद्र सरकार के अनुरूप, यानी कि यहाँ पर जो जुडिशरी है और जो लेजिस्लेचर है, ये इनका जो गठन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे डिसीजन देती है उसके अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पर भी 3 हमारी शक्तियां होती हैं। एक तो होती है हमारी व्यवस्थापिका शक्ति, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है आपका। उसके बाद होती है आपकी कार्यपालिका और तीसरी है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, जैसे आपकी पहले दी गई थी ना 3 पावर, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो सेम की सेम यहाँ पर भी दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम
अब मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैटर्न और स्टेट गवर्नमेंट का पैटर्न समझ में आया? सेम सेम है, बस उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आ जाता है, और स्टेट लेवल पे आपका राज्यपाल, आपके चीफ मिनिस्टर और बाकी जो मंत्रिमंडल है वो आ जाता है। ठीक है, उसमें भी क्या है, 3 लेवल पे बांटी गई है आपकी, एग्जीक्यूटिव लेवल, लेजिस्लेटिव लेवल और जुडिशरी, और यही 3 क्या है इसमें यहाँ पर बांटी गई है। इसमें भी क्या है आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपकी विधानमंडल, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 चीजें आती हैं। ठीक है, ये थी आपकी 2। अब जो स्टेट है, स्टेट के अंदर क्या है, कुछ लोकल गवर्नमेंट भी होती हैं। ठीक है, कुछ स्थानीय सरकार का ढांचा भी होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अब स्थानीय सरकार का जो ढांचा होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका जो शहरी संस्थाएं हैं उनके लिए, और एक होती है आपकी ग्रामीण संस्थाएं। शहरी सिटी के अंदर क्या क्या होता है, एक नगर निगम होता है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, दूसरा ग्रामीण, गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायतें होती हैं। इस तरीके से इसके अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थानीय सरकार का, लोकल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है आपका, जिसमें हम शहरी निकाय की बात करेंगे, सिटीज की बात करेंगे, तो क्या होता है हमारा, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर होता है, निगम होता है। ठीक है, नगर पालिकाएं होती हैं और नगर विकास न्यास, ये 3 चीजें होती हैं शहर में। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक नगर निगम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम की। तो नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन की सर्वोच्च इकाई क्या होती है, आपकी नगर निगम होता है। ठीक है, यह अपना कार्य विभिन्न समितियों द्वारा कराता है। ठीक है, इनके भी अलग से क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं कि नगर निगम का पार्षद चुना गया है या सेक्रेटरी चुना गया। ठीक है, ये इनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो नगर निगम होता है। दूसरी होती है नगर पालिका, सरकार द्वारा निर्धारित नियम तथा शर्तों को पूरा करने वाले नगर कस्बे में नगर पालिका की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसको राजस्व का स्रोत भी कहा जाता है। नगर विकास न्यास, इसकी स्थापना नगरों में जनता के स्वास्थ्य इकाई एवं अन्य सुविधाओं के लिए की जाती है। देखो बेटा, नगर निगम में और नगर पालिका में क्या डिफरेंस होता है। नगर निगम में यानी कि जिस सिटी की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो वो नगर निगम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जिसकी से कम रहती है तो वो नगर पालिका कहलाता है। ठीक है, नगर निगम बड़ा होता है और नगर पालिका की सिर्फ जनसंख्या के कारण वो होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी जो नगर की जो डेवलपमेंट जो यूनिट्स हैं वो क्या है, उसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड यूनिट आ गई, आपकी अदर जो फैसिलिटीज हैं ये सारी यूनिट इसके अंदर आती हैं। ठीक है, शहर का सिस्टम समझ में आ गया? यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ग्रामीण लेवल पर। ठीक है, गांव के लेवल पर आते हैं। तो पूरे देश में क्या होता है, एक होता है हमारा पंचायती, क्योंकि एक इंडिया क्या है, गांव का देश है। ज्यादातर यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जनसंख्या हमारी क्या है भाई, गांव में रहती है। ठीक है, तो गांव में भी क्या होता है, जो राज का सिस्टम होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है वो पंचायती राज इसको बोलते हैं। ठीक है, अप्रैल 90 उसके बाद क्या, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन और जो उनका जो भी फंक्शन है या जो स्वरूप है उसमें एकरूपता स्थापित करने की दृष्टि से अप्रैल 1993 में प्रयत्न किया गया और भारत के संसद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पारित किया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कायम रखा गया। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का इलेक्शन, कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के आरक्षण, मतदान प्रक्रिया, शक्तियां एवं कार्य प्रणाली तथा संसाधनों का भी विस्तार किया गया। देखो भाई, ग्रामीण लेवल पर क्या किया गया कि एक की गांव के लेवल पर क्या है भाई, एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, 1993 में ये प्रयास सफल रहे और इन्होंने क्या कर दिया, एक ट्राई लेवल की क्या कर दी, पंचायत सिस्टम लागू कर दिया, जिसमें क्या हो गया, एक तो ग्राम पंचायत हो गई। ठीक है, दूसरा हो गया आपका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और एक होता है जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, एक होता है स्टेट के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं ब्लॉक और ब्लॉक के अंदर आता है आपका
गांव, ठीक है। तो गांव में ग्राम पंचायत जो ब्लॉक है वहां पर ब्लॉक का परिषद चुना जाता है, और जो आपका जिला है, जो ठीक है डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपका क्या है जिला परिषद यहाँ पर चुना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पंचायत में क्या होता है, चुनाव होते हैं, और उन चुनाव के आधार पर ही चाहे आपका शेड्यूल कास्ट का है, चाहे आपका जनरल कास्ट का है, आपकी जो क्या इलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या क्या पावर है, इन सभी का विस्तार यहाँ पर कर रखा होता है, ठीक है भाई। उसके बाद है इसमें ग्राम पंचायत 3 स्वतंत्र संस्थानों का संगठन इसके अंदर किया जाता है, ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का और न्याय पंचायत का, ठीक है। ग्राम सभा यानी कि जो भी पंच और सरपंच होते हैं उनकी मीटिंग होती है, ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत में यानी कि इसमें लोग भी शामिल होते हैं, आम लोग भी शामिल होते हैं, और न्याय पंचायत जब किसी के साथ न्याय करना हो उस टाइप पे। उसके बाद दूसरा है पंचायत समिति, जिसमें आता है पंचायत समिति में आता है आपका गांव किस ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। तो वहाँ की कृषि भूमि, स्वास्थ्य, पशु, चावल, सफाई, शिक्षा, कुटीर उद्योग, सहकारी उद्योग, सामाजिक आर्थिक विकास पर बल देती है। तो पंचायत समिति क्या आती है, यानी कि जो भी ब्लॉक आपका लगता है, अगर फॉर एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारा आपका जो स्कूल कॉलेज है वो हसनगढ़ है, ठीक है, ये किस ब्लॉक के अंदर आता है, सांपला ब्लॉक के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट लगती है, और किस स्टेट के अंदर आता है, हरियाणा स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ की पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल की पंचायत को क्या बोलते हैं, पंचायत समिति, यानी कि आपके हसनगढ़ की जो ब्लॉक लेवल की जो पंचायत समिति है वो लगती है आपकी कौन सी, सांपला वाली, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, लैंड से रिलेटेड हो गया, आपकी स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड हो गया, पशुओं से रिलेटेड, सफाई, शिक्षा, तो ये सारे के सारे क्या है, आर्थिक डेवलपमेंट के काम में हेल्प करते हैं। उसके बाद आती है जिला परिषद। यह पंचायती राज के 3 स्तरीय ढांचे का सबसे ऊपर वाला यूनिट है। जिला परिषद अलग अलग पंचायत समितियों के बीच क्या करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, और इस प्रकार से जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका एक संस्थागत ढांचा क्या है, एक चेन के माध्यम से क्या है, जुड़ा रहता है। केंद्र सरकार से लेकर पंचायत व्यवस्था तक आधुनिक कुशलता व दक्षता के साथ काम करती है, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल और स्टेट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है उनके बारे में अब हमें बताना है, ठीक है, कि केंद्र और जो राज्य है उनके बीच में क्या प्रशासनिक संबंध होते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव आपके संबंध है, ठीक है। तो स्टेट और जो सेंटर है उसके बीच में, भारत के बीच में, यानी कि केंद्र तथा राज्य के बीच भारत में व्यापक एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध होते हैं। इसके लिए दुर्गादास बसु के अनुसार संघ सरकार द्वारा 4 प्रकार के राज्यों पर नियंत्रण रखती है। राज्य सरकार को निर्देश देना, राज्य को संघीय कार्य सौंपना, अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा और आर्थिक सहायता के माध्यम से इसका विवरण किया जाता है। अब देखो भाई इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि स्टेट पर और जो हमारा सेंट्रल लेवल है उसके ऊपर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो संबंध है वो 4 तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। सबसे पहले तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, गाइडलाइंस जारी करना। दूसरा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कार्य सौंपना, अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं जितनी भी आपकी यूपीएससी की जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विसेज होती हैं, और तीसरा चौथा क्या है आपकी इकोनॉमिक आर्थिक सहायता करना, ठीक है। अब ये देखिए भाई, राज्य सरकार को गाइडलाइंस देना, ठीक है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो आर्टिकल्स है 251 से लेकर 261 तक जो हमारा संघ तथा राज्य है उसके प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उनके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है, क्या रिलेशन है, ये हमारी जो आर्टिकल 256 से लेकर 261 तक हमें बताती है, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया गया है भाई, कि जो हमारा संसद है उसके द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे, वर्तमान में जो भी विधियां हैं उनका पालन करना कार्यपालिका का कर्तव्य है, ठीक है। यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव जो पावर है उनका काम क्या है, जो हमारे संसद ने जो भी लॉ बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, जो भी नियम बनाए हैं उनका पालन करना उनका कार्यपालिका का कर्तव्य, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो संविधान की धारा 256 ये कहती है कि प्रत्येक
राज्य की कार्यपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा ताकि संसद के कानूनों तथा वर्तमान विधियों का पालन राज्य में सुनिश्चित रहे, संघीय कार्यपालिका को शक्ति प्राप्त हो और वह किसी भी राज्य को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दे सके। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा 56 है उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका के द्वारा शक्ति का प्रयोग कानून, संसद ने जो कानून बनाए हैं और जो विधियां हैं उनके पालन करते हुए करना पड़ेगा। यानी कि ये बात हो गई भाई मैंने आप लोगों को पावर दे दी, लेकिन उस पावर के ऊपर कंट्रोल किसका है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। भाई आपको पावर मिली है लेकिन आपको उस पावर का यूज गवर्नमेंट के जो भी नियम हैं उनको बनाए रखते हुए करना है, जो रूल्स हैं, जो कानून बनाए गए हैं संविधान के अंतर्गत रहते हुए आपको क्या करना है? काम करना है। और राज्य सरकार को क्या है? टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है कि भाई आपको इस तरीके से क्या करना है? काम करना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसने बताया है कि संविधान की जो धारा 256 है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि राज्य की जो भी बाउंड्रीज है उसमें केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति को संकुचित अथवा अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। यदि किसी संघीयकरण को किसी राज्य में काम करने में कठिनाई आती है तो संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकती है। धारा 365 की संघ को राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति देती है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन संघीय कार्यपालिका द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का पालन करने में, उनको प्रभावी बनाने में कोई राज्य असफल हुआ तो राष्ट्रपति का यह मानना विधि संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई जिससे राज्य का शासन इन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता। अब देखो बेटा, अब समझने की कोशिश करना कि जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा 257 है वो ये बोलती है कि मान लीजिए जहां पर एक स्टेट की बाउंड्रीज खत्म होती है तो केंद्रीय पालिका शक्तियों को क्या है वो रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि हमारी बाउंड्रीज, हरियाणा की बाउंड्री यहाँ तक खत्म होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे नहीं चलेगी। जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये नहीं है कि जहां पर बाउंड्रीज खत्म होगी वहां केंद्रीय कार्यपालिका का काम रुक गया, नहीं, काम ऐसे ही चलेगा। जिसमें ये बताया गया है कि 365 की जो आर्टिकल है उसके अंदर यदि कोई भी संघीय कार्यपालिका दिए गए जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करती है, विधि के अकॉर्डिंग, न्याय के अकॉर्डिंग नहीं मानती है, यानी कि जो हमारा जुडिशरी है उसके अकॉर्डिंग नहीं मानती है, तो राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता। फिर क्या करेंगे? कुछ मेजर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी कार्यपालिका काम करेगी उसको संविधान की धाराओं को मानते हुए अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. उसके बाद आता है राज्य सरकार को केंद्रीय कार्यों का सौंपना। ठीक है, अब तक तो क्या था? सिर्फ राज्य सरकार को गाइडलाइंस देना था। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी है कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, कानूनों के अंदर रहते हुए, लॉ का पालन करते हुए आपको क्या करना है? काम करना है। उसके बाद बात आती है आपकी राज्य सरकार को केंद्रीय कार्यों का सौंपना। अब स्टेट गवर्नमेंट को पहले तो सिर्फ गाइडलाइंस दी गई थी, अब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने इसको काम सौंप दिए कि भाई आपको क्या क्या काम करना है। तो धारा जो 58 है उसके अकॉर्डिंग केंद्रीय कार्यपालिका को ये अधिकार है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र की कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सौंप सकते हैं। यानी कि स्टेट की, सेंट्रल की जो कार्यपालिका है उसके पास ये राइट है कि वो अपने कुछ काम क्या है, स्टेट की जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड कामों को उनको सौंप सकती है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 207 है उसके अनुसार भारत सरकार को यह शक्ति दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए वह राज्य के क्षेत्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा है 207 जिसमें ये पावर है भारत सरकार के पास कि अगर कोई स्टेट की जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जितनी भी पावर है उनको अपने हाथ में ले सकती है भारत सरकार। ठीक है,
उसके बाद 260 में कहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ, देखो बेटा ये तो मैं मानती हूँ कि इतनी सारी आर्टिकल्स आपको याद नहीं होंगी, ठीक है, तो कुछ जो मेन है एक आधी आर्टिकल आप याद कर लेना, ठीक है, लेकिन एज ए आप बोरिंग तरीके से मत समझना, इसको एज ए स्टोरी की तरह लोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैम मेन आर्टिकल बता दीजिए आपका कौन जैसे कौन से हैं। ये आप ना स्टार्टिंग में ही लिख देना कि आर्टिकल 256 से लेकर 261 तक पूरा का पूरा क्या है, सेंट्रल और स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अलग अलग मत डिफाइन करना, क्योंकि फिर आप कोई अगर आर्टिकल आप किसी का किसी में लिखते हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन स्टार्ट करो तभी लिख देना कि आर्टिकल 256 से 261 जो हमारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसको बताता है, ठीक है। फिर सिंपली आप इसको क्या करोगे, डिफाइन कर देना। तो ये था आपका राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के द्वारा कार्य सौंपना, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या बताया गया है भाई, कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, न्यायिक कार्यवाही, अभिलेखों को पूरी मान्यता दी गई है। कर्तव्य सौंपा है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य सरकार की रक्षा करे और ध्यान रखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के। अब इन्होंने बताया और क्या काम सौंपा गया है कि आपका ये कर्तव्य है 355 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, आपकी संघ सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है कि बाहर से कोई भी आक्रमण को रोकना, अपने देश के अंदर अशांति ना फैलाना, यानी कि अपने देश के अंदर अपने स्टेट के अंदर शांति बनाए रखना और राज्य का जो शासन है उसको संविधान के अकॉर्डिंग चलाना, ठीक है। ये काम सौंपा जाता है कि भाई आपको अपने स्टेट, भाई अपने आप को हरियाणा स्टेट दे दिया है तो हरियाणा स्टेट की पुलिस की, ये हरियाणा पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने स्टेट के अंदर ना तो अराजकता फैलने दे, ना ही किसी प्रकार का कोई दंगा होने दे, ठीक है। तब तक क्या है आपको संभालना है, नहीं तो क्या है उसके बाद अगर आपसे नहीं संभलता है तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बीच में आएगी, नहीं तो ये सारे काम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके स्टेट को बाहरी स्टेट से क्या है बचाना और जो अशांति है उसको रोकना, या कोई भी दंगे फसाद हो जाते हैं तो उनको रोकना, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, यानी कि आप जो भी पब्लिक सर्विसेज के जो भी पेपर देते हो, ठीक है। भारतीय संविधान को दो प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था की गई है, एक तो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके अलग अलग क्या होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। अगर आपको इंडिया के अंदर सरकारी अधिकारी तो आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करते हो, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए हरियाणा में लगना है तो आप एचपीएससी की जो वो है उसको क्लियर करते हो। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने अपने स्टेट में अधिकारी बनना है तो वहाँ की जो जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, या आपका जो भी स्टेट है जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हो वहाँ की पीएचसी की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो तरीके की इन्होंने यहाँ पे दी गई है। साथ ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी सिस्टम है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी केंद्र तथा राज्यों में समान रूप से कार्य करेंगे, ठीक है, कि आपकी भारतीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस फोर्स जो अधिकारी है वो सेंटर और स्टेट दोनों में क्या है समान रूप से कार्य करेंगे। संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय हित में विधि द्वारा संघ एवं राज्यों के अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है, ठीक है। यानी कि संसद को ये राइट है कि वो ये देख सकती है कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, कोई उसमें वो तो नहीं हो रहा, कोई बाधा तो नहीं आ रही है या किसी तरह का इलीगल वर्क तो नहीं हो रहा है। उसके बाद बात आती है आपकी आर्थिक सहायता की, ठीक है, कि आजकल राज्यों में वित्तीय आवश्यकता क्या है बढ़ती जा रही है, वही हमारी फाइनेंशियल नीड तो क्या है बढ़ती जा रही है। अब रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, लोगों के पास क्या है, पढ़े लिखे लोग इतने घूम रहे हैं, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी क्या है बढ़ती जा रही है। तो बात की गई है आपकी आर्थिक सहायता की।
आजकल राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं क्या है, बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता लेनी पड़ती है और भारतीय संविधान की धारा 275 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वे राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान दे सके। ठीक है भाई, तो हमारी क्या है, जो भी हमें कोई भी काम करना तो उसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, राज्य ने भारत सरकार की पूर्व सहमति से ये बताया कि तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कर्तव्य है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियली हेल्प करे, क्योंकि जब भी बजट पास होता है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट के लिए भी क्या होता है, आपका पारित किया जाता है कि भी फलाने स्टेट को इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसको डेवलपमेंट के लिए इतने दिए जाएंगे, और फिर ऐसे ही क्या स्टेट लेवल पे भी अपना क्या है बजट पास किया जाता है, सेंट्रल लेवल पे भी। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि संविधान की व्यवस्था में 2 अवसरों पर राज्य द्वारा केंद्र की सहायता दी जाती है। देखो भाई, स्टेट गवर्नमेंट कब कब हेल्प करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब हेल्प करेगी स्टेट गवर्नमेंट की, यदि स्टेट ने भारत सरकार की पूर्व सहमति से ऐसी कोई डेवलपमेंट प्लानिंग इम्प्लीमेंट की है जिसका उद्देश्य अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण हो अथवा क्षेत्र के प्रशासन का उच्च स्तर रखता हो। यानी कि सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब हेल्प करेगी, जब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लान चलाया है, कोई ऐसी डेवलपमेंट प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन किया है जो आम आदमी के कल्याण के लिए हो। ठीक है भाई, मान लीजिए पैसा कम पड़ गया तो स्टेट गवर्नमेंट उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, असम राज्य को ही अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए सहायक अनुदान दिया जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि जो एक असम जो हमारे पास जो राज्य है वहाँ पर क्या है, एक जो शेड्यूल एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए सहायक अनुदान दिया जा सकता है। तो जो आपको जो भी सब्सिडीज दी जाती है, इकोनॉमिक सहायता जो भी दी जाती है, उसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार का केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकार पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसका कंट्रोल होता है राज्य सरकार के पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, ये थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब आती है आपकी विधायी संबंधी, विधानमंडल, लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये वाले केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी क्या संबंध है, लेजिस्लेटर क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है हमारी 3 लिस्ट। ठीक है, 3 सूचियां। उसके बाद क्या है आपकी अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूशरी पावर और अदर लेजिस्लेटिव प्रोविजन। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखना, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। सबसे पहले तो 3 लिस्ट है हमारी, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है हमारी कंकरेंट लिस्ट, जो आपने क्या है लास्ट वाले यूनिट में भी आपको पढ़ाया था। हाँ जी सिद्धि, बोलिए बेटे। मैम हमारी बुक में लेजिस्लेचर की जगह उन्होंने यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा, चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव दे रखा है। तो इसमें बेटा कि यही तो है, यूनियन लिस्ट दे दी, आप बता दीजिए आपकी बुक में जो है। मैम यही दे रखा है, लेजिस्लेचर की जगह हेडिंग यूनियन लेजिस्लेचर दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आना तो वही है, देश का जो संविधान है जिसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, उसके बाद कुछ अदर प्रोविजन इन्होंने बनाए गए हैं। ठीक है, राज्यपाल का आदेश जारी करने की शक्ति, राज्य के विधायकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की शक्ति, यही सारी दी गई है। और उसके बाद आपका दे रखा है वित्तीय प्रबंध। ठीक है, ओके मैम। फाइनेंशियल। तो काफी लंबा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं हम, इस पे थे ना 3 लिस्ट इन्होंने बताई है हमारी लेजिस्लेटिव पावर में, कि जो भारतीय संविधान है उसमें 1935 में भारत सरकार अधिनियम की भांति 3 सूचियां की गई है। संघीय सूची जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं,
उसके बाद स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बताया गया है यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट को इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में भी 66 सब्जेक्ट को लागू किया गया है और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स को लागू किया गया है, ठीक है। स्टेट लिस्ट का में राष्ट्रीय महत्व में 97 विषय रखे गए हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, सब्जेक्ट रखने का मतलब इनके ऊपर कंट्रोल किसका, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो स्टेट लिस्ट में आते हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का है। और जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं वो क्या हो गया, वो दोनों के अंदर है, ठीक है, दोनों उसका क्या करेंगे, देखेंगे, उसके जो भी चीजें वहां पर जरूरत पड़ेगी उन सब के लिए। अब है आपकी, देखो क्या क्या आता है आपका यूनियन लिस्ट के अंदर, जितने भी आपके भारत की सुरक्षा है, परमाणु सुरक्षा है, विदेश से रिलेटेड, ठीक है, फॉरेन जो भी एमएसएस वगैरह है, ये सारी जो भी आपकी संधियां जो भी आप करते हो, रेल आ गई आपकी, पोस्ट ऑफिस वगैरह आ गए आपकी, कोई भी मॉनिटरी कोई भी आपको लेना, मुद्रा से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है आपको, फॉरेन से कोई भी लोन लेना है, भारत का रिजर्व बैंक, उद्योग कंट्रोल, उत्पादन शुल्क यानी कि प्रोडक्शन जो शुल्क है वो, आपकी जितनी भी पीसीएस की सर्विसेज हैं, यूपीएससी की सर्विसेज हैं, जो भी समाचार पत्रों के क्रय विक्रय का कर, इंश्योरेंस, ये सारी, मतलब कुछ नाम दिए गए हैं आपको, 2-3 नाम लिख के आदि कर देना, ठीक है, कि जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, परमाणु सुरक्षा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, विदेशों के साथ क्या, फॉरेनर्स के साथ कैसा रिलेशन रखना, ये भी क्या है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, रेल, डाक, तार, ठीक है, आपको कोई भी लोन लेना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी स्टेट लिस्ट के, ठीक है, कि स्टेट लिस्ट में क्या बताया गया है, भिन्न भिन्न, इसमें भी क्या है आपके 66 विषय बताए गए हैं, जिसमें क्या है आपकी सार्वजनिक व्यवस्था करना, ठीक है, पब्लिक की जो भी सिस्टम है उसको किस तरीके से रखना है, पुलिस वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा रखना है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पुस्तकालय से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, सिंचाई, अस्पताल, इनकम टैक्स, एडवर्टीजमेंट, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में आपकी 47 विषय आते हैं। मुझे बताइए, जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है या कंकरेंट लिस्ट में आती है? सीटेट का क्वेश्चन है बेटा ये। मैम कंकरेंट लिस्ट, हाँ जी, वेरी गुड। आपकी जो है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में आती है। पहले आपकी एजुकेशन यूनियन लिस्ट में आती थी, फिर जो एक अमेंडमेंट हुआ उसके बाद क्या है वो कंकरेंट लिस्ट में इसको शामिल कर दिया, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है आपके, फौज के जो भी कानून हैं वो सारी प्रणाली इसके अंदर आएगी, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कोई भी करनी है, आपका एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है इससे रिलेटेड, समाचार पत्र, बिजली, कारखाने, जन्म मृत्यु का जो भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो सारा क्या है, ये सारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं उनके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंट्रोल रखा जाता है। यदि कभी एक ही विषय पर दोनों ही नियमन कर दे तो संघीय कानून ही मान्य किया जाएगा। मान लीजिए अगर एक ही उसके ऊपर कभी कभी मान लीजिए कोई ऐसा केस आ जाए तो वहां पर हमें स्टेट की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि भाई इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चलता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ये तीनों लिस्ट, आपको क्लियर है? उसके बाद है आपकी अदर जो लेजिस्लेटिव रेजिड्यूशरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं होता है। मान लीजिए भाई फिर भी कोई चीज रह जाए, अपने में सोच पे तो हमने सारी चीजें ले ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई कोई टॉपिक छूट भी गया, हमने किसी में भी शामिल नहीं किया, तो उसको किस में मान लिया, अवशिष्ट शक्तियों में, रेजिड्यूशरी पावर के अंदर उनको हमने काउंट कर लिया।
उन शक्तियों को भारतीय संविधान संघ को सौंपता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं, किंतु भारत में कनाडा का अनुसरण किया गया। फिर विस्तार के साथ तीनों सूचियों का वर्णन करने के बाद बची हुई शक्तियां बहुत कम रह जाती है। देखो भाई, रेजिड्यूशरी पावर क्या है, यानी कि हमारे देश में जितने भी टॉपिक है जिनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, उनको 3 लिस्ट में इन्होंने बांट दिया, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। अगर फिर भी कोई मामला रह जाता है तो वो किसके अंदर आएगा, आपका रेजिड्यूशरी पावर। और रेजिड्यूशरी पावर के अंदर यूनियन लिस्ट वालों का, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, देखो अगर अमेरिका की बात की जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इंडिया की बात है तो कोई बचा हुआ मामला है वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका सॉरी केंद्र सरकार उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। अब अदर लेजिस्लेटिव प्रोविजन क्या है हमारे, क्योंकि देखो जो हमारा संविधान है वो अलग अलग कंट्रीज के संविधान को अच्छे से स्टडी करके फिर बनाया गया है। ठीक है, तो कोई चीज किसी से उठाई गई है, कोई चीज किसी से उठाई गई है। अब अन्य विधानीय प्रावधान, अदर लेजिस्लेटिव प्रोविजन, कौन कौन से प्रोविजन है, एक तो है आपकी धारा 154, धारा 169, धारा 249, धारा 252, धारा 253 और धारा 258। अब देखते हैं भाई आर्टिकल 154(2) क्या कहती है। इसके अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वह ऐसे अधिकारियों को कार्य सौंप सके जो गवर्नर के अधीनस्थ हो। भाई अनीशा एक बार बेटा इसको रीड आउट करना, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास सेम बुक है ना मेरे वाले, यस मैम। पढ़ो इसके बाद। अन्य विधायी प्रावधान, भारतीय संविधान की कुछ धाराएं केंद्र सरकार को व्यवस्थापन के क्षेत्र में विशेष शक्तियां सौंपती हैं। ये धाराएं निम्नलिखित हैं। पहली धारा, धारा 154(2), इसके अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वह ऐसे अधिकारियों को कार्य सौंप सके जो गवर्नर के अधीनस्थ हो। ऐसा करने के लिए राज्य व्यवस्थापिक अथवा कार्यपालिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। फिर दूसरी है धारा 169, इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सके अथवा नई निर्मित कर सके। शर्त यह है कि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिक इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे। धारा 249, इसके अनुसार केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, ऐसी सिफारिश करे। यह धारा संघीय शक्ति वितरण निर्धारण के लिए आपत्तिजनक और असंगत है। नारायण चाहते थे कि इस धारा को निकाल दिया जाए। संविधान सभा के कई सदस्यों ने इसे शरारतपूर्ण बताया। धारा 252, इसके अनुसार 2 अथवा अधिक राज्यों के प्रस्ताव पर केंद्रीय संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों को बदलने या संशोधित करने की शक्ति राज्य की व्यवस्थापिकाओं को नहीं होती, यद्यपि वे विषय मूलतः राज्य सूची के होते हैं। धारा 253, इसके अनुसार संसद को अन्य दल या दलों के साथ की गई संधि, करार या अभिसंध अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकायों में किए गए निश्चय के परिपालन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। इसके संसद द्वारा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है। संघ व्यवस्था के अनुसार होना यह चाहिए कि संसद राज्य अथवा उसके किसी अधिकारी को कुछ शक्ति या कर्तव्य सौंपने से पहले संबंधित राज्य की स्वीकृति प्राप्त करे। देखो भाई,
अदर क्या क्या प्रोविजन आपको दिए गए हैं, जो आर्टिकल 154 है उसमें ये बताया गया है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वह कुछ आधिकारिक कार्य सीधे गवर्नर के अधीनस्थ सौंप सकता है और उसके लिए उसको कार्यपालिका से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है कि डायरेक्ट संसद क्या है गवर्नर को कार्य सौंप सकता है। उसके बाद जो धारा जो आपका सेक्शन 169 है वो क्या बताता है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह कानून द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सके, यानी कि संसद को ये पावर है कि वह कानून के द्वारा किसी भी राज्य के विधान परिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, यानी कि समाप्त कर सकता है। जो धारा 249 है वो ये बोलती है कि जो केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, यानी कि सेंट्रल जो संसद है आपका वह जो आपके स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो विषय आए थे उनके ऊपर भी कानून बना सकती है। उसके बाद जो धारा 252 है वो ये बोलती है कि जो आपके 2 या 2 से अधिक स्टेट के प्रस्ताव पर केंद्रीय संसद द्वारा पारित किए गए विधायकों को बदलने या संशोधित करने की शक्ति उन राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को नहीं होती यद्यपि वे मूलतः राज्य सूची के होते हैं। इन्होंने बताया गया धारा 252 कंफ्यूज कर रही है कि इसमें बताया गया है जब 2 या 2 से अधिक राज्य के प्रस्ताव पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया, ये बताया गया है कि 2 राज्य आ गए आपके, मान लीजिए पंजाब आ गया और हरियाणा आ गया, तो ऐसे केस में क्या है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है अपना कंट्रोल यहाँ पे करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने विधायक अपने जो भी नियम है वो लागू करती है और विधायकों को बदलने और संशोधित करने की राज्य की व्यवस्था है। और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर कोई नियम लागू कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट उनको बदल नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपके अगर स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में जो भी आते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है कानून बना सकती है। और धारा 253 के अकॉर्डिंग संसद को किसी अन्य दल या दलों के साथ की गई संधि करार या अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या किसी विनिश्चित के अपने भारत की संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी एक भाग को कोई विधि बनाने की विधि। देखो भाई धारा 253 ये बोलती है कि जो हमारा संसद है उसको किसी भी दलों के साथ कोई भी संधि की गई है या कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, उसका भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विधि बनाने की शक्ति। मान लीजिए कोई आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करानी है या कोई भी ट्रीटी होनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पर भी उस मीटिंग को क्या कर सकती है, करवा सकती है। जरूरी नहीं दिल्ली में ही कराए, बेंगलोर में करवा सकती है, यूपी में करवा सकती है, ठीक है। तो ये सरकार के पास क्या है कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद धारा 258 इसके अकॉर्डिंग राज्यों की जो पालिका है कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है संसद द्वारा, बिल्कुल सही बात, संसद द्वारा कोई भी काम राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है, ठीक है। और किसी अधिकारी को कोई शक्ति या कर्तव्य सौंपने से पहले संबंधित राज्य की स्वीकृति प्राप्त कर ले। अगर मान लीजिए किसी काम सौंप सकते हैं हम बिना रोक टोक के, लेकिन अगर आपको कोई पावर सौंपनी है तो आपको पहले क्या है उस स्टेट की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही कोई भी पावर किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद है आपका रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट बिल ऑफ द कंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। राज्य की विधायिका को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनको राज्य की व्यवस्था पालिका को पारित करना होता है और उसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और धारा 31(3) के अनुसार संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कोई भी कानून उस समय तक उचित नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर लेता। इसने बोला है कि जो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनको स्टेट की व्यवस्थापिका के द्वारा पारित करने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के स्थान पर राष्ट्रपति की स्वीकृति रखी जाती है, ठीक है। मान लीजिए हमें खाली गवर्नर की ही सहमति नहीं बल्कि राष्ट्रपति की भी सहमति चाहिए इस काम के लिए, तो कानून उस समय तक उचित नहीं माना जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दे देता। जब तक कि राष्ट्रपति खुद क्या है उस चीज के लिए हाँ नहीं कर देता तो आगे कोई कार्यवाही के लिए स्टेप नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जो राज्यपाल है जो हमारा गवर्नर है, ठीक है,
राज्यपाल राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष होता है। उसे संविधान ने जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति सौंपी है, उसका उपयोग वह साधारणतः राज्य में मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने से पहले उसे राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है, यानी कि राज्यपाल को कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी कानून पास करना है तो वो ऐसे ही नहीं कर सकता, मंत्रिमंडल की सलाह लेनी पड़ेगी और ऊपर से उसको जो संविधान की जो शक्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति से भी क्या है पूछना पड़ेगा। 3 कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है और कोई भी आदेश जारी करने से पहले कौन कौन सी है भाई, जिस विधेयक को राष्ट्रपति का परामर्श जानने के लिए रखा गया है उस पर कोई अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति से पूछना होगा और इस प्रकार के विधेयक से राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अनुचित माना जाता है। ठीक है, इसमें यानी कि क्या बताया गया है कि विधानसभा को प्रस्तुत करने से पहले हमें राष्ट्रपति की क्या है स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर तभी राज्यपाल क्या है कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी अध्यादेश कोई भी आदेश जारी कर सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह अपने आप से कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता। और यहाँ पर स्पष्ट है कि जो भी क्षेत्र है उसमें केंद्र और राज्य के संबंध दो के बारे में बताया गया है। केंद्र को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के अनेक अवसर मिलते हैं, इससे राष्ट्र में सुसंगत व्यवस्था बनाई रहती है। ठीक है, यानी कि स्टेट क्या करता है, स्टेट के जितने भी मामले होते हैं उसमें टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती रहती है। ठीक है, ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इसके बाद आता है केंद्र और राज्य का जो फाइनेंस है उसका बंटवारा, टैक्सेस का बंटवारा कैसे होता है। उसके बाद इसके जो जुडिशरी संबंध है उनके बारे में बताना है। तो ये टॉपिक मैं बाद में कराऊंगी, अभी सिद्धि आप अपना टॉपिक कराइए क्योंकि बेटा मेरे को बोलते बोलते 52 मिनट हो गए हैं। अभी आप बताइए, आपको प्रेजेंट करना था डेमोक्रेसी का अर्थ बताइए और डेमोक्रेसी के अलग अलग घटक कौन से हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, पेज नंबर है इंग्लिश मीडियम की बुक में 171, टॉपिक है आपका 3.2। ये जो आपका 3.2 टॉपिक है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेमोक्रेसी, पार्टी सिस्टम एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हिंदी हम यहाँ पे मीडियम बेटा, हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 45 या जिसको ना मिले तो 3.2 वाला पॉइंट है ये। एंड इसके अंदर मैं जो कवर करा रही हूँ वो आज आपको कवर कराऊंगी डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के शब्द से ही हम समझ पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे आप क्या करते हो, एक लीडर को चूज करते हो और फिर आप वोट करते हो। इसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल चूज देयर लीडर बाय वोटिंग। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल का मतलब होता है, गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल का मतलब होता है कि आपने जो गवर्नमेंट चूज करी है वो लोगों मतलब जो लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके पास पावर है। ठीक है, गवर्नमेंट जब भी हटा सकती है और आप चूज कर सकते हो गवर्नमेंट को। अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी निर्णय से इशू हो रहा है तो आप हटा सकते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। फिर आती है गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए है। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर आपका गवर्नमेंट फॉर द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी आपका कार्य करेगी वो आपके हित में करेगी, आपके वेलफेयर के लिए करेगी। तो ये था डेमोक्रेसी का मतलब। अब इसमें हम बात करते हैं अजम्पशन। देखिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सी के अंदर पूछा गया है, व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन। फंडामेंटल अजम्पशन क्या होते हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल अजम्पशन की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल अजम्पशन में सबसे पहले आप अजम्पशन का मतलब होता है कि ऐसे अजम्पशन जो एक बेसिक बिलीफ को, आप किसी भी एक बेसिक बिलीफ को लेके जब चलते हो तो हम उसको अजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई आप आइडिया, किसी चीज को आप फॉलो कर रहे हो तो उसको हम बेसिक बिलीफ या आइडिया, कोई भी हम आइडिया लेके किसी भी चीज को, जब हम डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अजम्पशन। अजम्पशन के अंदर आपका आ जाता है रूल ऑफ लॉ, कि एक अच्छा रूल ऑफ लॉ है आपका, अच्छे रूल ऑफ लॉ मतलब अगर रूल ऑफ लॉ जो है आपका अच्छा चल रहा है, लॉ आप उसको
फॉलो कर रहे हो, आपको डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट इसमें क्या हो रही है, फॉलो अप हो रही है, आपकी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट को कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, आपकी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, आपकी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट जो है वो अच्छे से फॉलो हो पा रही है, आपको इक्वेलिटी मिल पा रही है, अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, ठीक है, आपका फेथ, पीस का जो फेथ है वो कभी क्या हो रहा है, वो वॉयलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो थे आपके अजम्पशन। अब बात करते हैं स्टेजेस। तो देखिए स्टेजेस में ना गवर्नमेंट ने ना 3 स्टेजेस में बात कर रखी है। स्टेजेस को मैं लेवल भी बोल सकती हूँ, स्टेजेस को मैं फॉर्म भी बोल सकती हूँ, चरण भी बोल सकती हूँ, रूप भी बोल सकती हूँ। तो कि मतलब क्या धारणा, स्टेजेस माने फ्रेजेस, मतलब एक सिस्टम की किस सिस्टम से आपका डेमोक्रेसी चल रहा है। तो 3 स्टेजेस में चलता है। पहला होता है पॉलिटिकल, फिर होता है इकोनॉमिक, फिर होता है आपका सोशल। तो सबसे पहले आपकी ना पॉलिटिकल बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पहला स्टेज जहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है पीपल हैव द राइट टू वोट, इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। मतलब लोग अपनी गवर्नमेंट भी चुन सकते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति इंडिविजुअल को मन कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करना है, या मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है और मैं चाहता हूँ मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और या खड़ी हूँ, तो इस तरीके से आपको क्या है पार्टिसिपेट करने का भी हक है, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। फिर आती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो होती है वहाँ देखिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में बोला गया है कि जितने भी आपके लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको अच्छी वेजेस मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, अच्छा फेयर वेज मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब हर एक इंडिविजुअल का रहने का तरीका बहुत अलग होता है, तो हर एक इंडिविजुअल के रहने के तरीके मतलब इंडिविजुअल जो नीड है वो पूरी हो, ठीक है, कोई इससे वंचित ना रह जाए। तो ये सिर्फ फ्रेजेस और फिर हमने अजम्पशन भी बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर वैल्यू की, क्योंकि इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है ना वो है पूरा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन और वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो वैल्यू भी बता देती हूँ मैं आपको। वैल्यू देखिए, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू मीन्स एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और क्वालिटी दैट गाइड और बिहेवियर। देखिए जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि हम सुबह की दिनचर्या की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे सुबह 5 बजे हम उठे, तो हम किस उद्देश्य से उठे कि हम अपने जितने भी हमारे दिन के कार्य हैं, हमारी क्लासेस हैं, हमारा रूटीन है, उसको हम अच्छे से फॉलो कर पाए, उसमें कमी ना रह जाए। तो वैल्यू मतलब कि प्रिंसिपल या फिर किसी ऐसी क्वालिटी जिसे हम गाइड कर रहे हो, या ऐसा मूल्य जिसे ऐसा सिद्धांत या ऐसा गुण जो हमारे व्यवहार और निर्णय को क्या दे, एक अच्छी दिशा दे। तो वैल्यू देखिए इसमें कुछ 5 वैल्यू हैं। आपने अगर लेक्चर यूनिट 4 पढ़ी होगी तो वहां पे हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रियम्बल के बारे में बात करी थी बहुत ही डिटेल में। उसके अंदर वही पॉइंट्स इसमें फॉलो अप हो जाएंगे और आगे भी आपके यही पॉइंट्स फॉलो होंगे, सेम है सारे पॉइंट्स। तो आप एक बार पॉइंट्स को देख लीजिए और फिर सारे पॉइंट्स वहां पे आपके रिकंटिन्यू हो जाएंगे। तो सबसे पहले वैल्यू में कि लोगों को क्या मिली, समानता, इक्वालिटी, कि सब जो भी लॉ है आपकी कंट्री का वहां पे सब इक्वल है। फिर आपको मिलती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आप अपने निर्णय लेने के लिए, आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच या थॉट, अपनी बात रखने के लिए सक्षम है, ठीक है। फिर आता है आपका जस्टिस। उसके अंदर वैल्यू में जस्टिस माने न्याय, मतलब सबको इक्वल जस्टिस मिले और सभी लोग क्या करें, निष्पक्ष होकर समान न्याय लोगों को मिले। फिर आता है इसके अंदर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, लोगों के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और ब्रदरहुड को फॉलो करे, ये वैल्यू है आपकी डेमोक्रेसी की। और पार्टिसिपेशन, लोग क्या करें, सिटीजन टेक पार्ट इन इलेक्शन एंड पब्लिक अफेयर, जो लोग हैं आपके, जो पीपल ऑफ इंडिया है या पीपल ऑफ कंट्री है, वो क्या करें, आपके इलेक्शन और पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये तो मैंने आपको वैल्यूज के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, एजुकेशन के बारे में, पेज नंबर 174, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिंग आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, हाउ कैन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है,
किस कॉन्सेप्ट पे आपकी एजुकेशन चलती है। तो देखिए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक बेसिक आइडिया है अंडरस्टैंड करने का कि आपकी एजुकेशन चलती कैसे है। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी मीन्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन दैट प्रिपेयर पीपल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल अवेयर एक्टिव डेमोक्रेटिक सिटीजन। देखिए आपकी एजुकेशन ऐसी डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पे एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एजुकेशन एक डेमोक्रेसी में अगर आप फॉलो अप करते हो तो कैसे आपकी एजुकेशन बिल्ड होती है। तो डेमो आपको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिसमें आप क्या करें, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बने, आपको अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसके लिए आप अवेयर रहें, ठीक है। आप अपना डेमोक्रेटिक जितने भी सिटीजन है, डेमोक्रेटिक रिलेटेड डिसीजन है वो क्या करें, आप अच्छे से उसके निर्णय ले सके। जैसे कि एग्जाम्पल, आप जब आप 18+ हो जाते हैं तो आपको राइट टू वोट आप वोट देने का आपको निर्णय होता है, तो आप अच्छे से अपने डेमोक्रेटिक डिसीजन में एक अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल में से एक अच्छे पर्सन को क्या करें, वोट कर सके, ठीक है। तो ये था आपका एजुकेशन की, एजुकेशन क्या होती है डेमोक्रेसी में। अब देखिए एजुकेशन डेमोक्रेसी में क्या होती है ये तो हमने समझा, लेकिन हम एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेसी में क्या मेन पॉइंट्स हैं कि क्यों हम क्या क्या मेन पॉइंट्स बच्चे के अंदर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा राइट एंड ड्यूटीज सीखे, अपने अधिकार और कर्तव्यों को जाने की। अधिकार मुझे पढ़ना है अच्छे से, मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने। कर्तव्य कि मैम ने अगर मुझे कोई होमवर्क दिया है तो मैं घर अपने स्वयं से जाके उस कार्य को पूरा करूँ। तो ये थे राइट और ड्यूटी, ठीक है, कि आप क्या करें, अपने राइट और ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, अधिकार और कर्तव्यों को अच्छे से निभाएं। आप समानता, इक्वेलिटी, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आप सभी को समान रूप से क्या करें, ट्रीट करें। फिर पार्टिसिपेशन, आप क्या करें अपनी क्लास में, अब देखिए अगर आप अपनी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आप डेमोक्रेटिक लाइफ में जब जाएंगे, डेमोक्रेटिक लाइफ में एंटर करेंगे, पब्लिक लाइफ में एंटर करेंगे, अगर आपने क्लास में पार्टिसिपेट करा होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको पब्लिक लाइफ, डेमोक्रेटिक लाइफ में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आप पार्टिसिपेशन में क्या हो, बहुत अच्छे हों, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सबसे इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशनल फॉर डेमोक्रेसी के अंदर आता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल एक कैंडिडेट बने, एक जिम्मेदार नागरिक, कि आपको अपनी ऑनेस्टी, आप सभी को ऑनेस्टी के साथ क्या करें, फॉलो अप करें। देखिए एजुकेशन में मैंने आपको एजुकेशन में डेमोक्रेसी का क्या रोल है ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया कि बच्चे को क्लास के अंदर क्या मुझे ऐसा सिखाना है कि बच्चा एक डेमोक्रेटिक लाइफ को अडॉप्ट कर सके। अब मैं थोड़ा सा आपको ना इसके अंदर बुक के अंदर ही है, ये कैरिकुलम के बारे में बता देती हूँ। छोटा सा पॉइंट है, वही पॉइंट फॉलो अप होंगे कैरिकुलम में भी, सेम एज इट इज। कैरिकुलम इन डेमोक्रेटिक में देखिए कैरिकुलम आपका ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को टॉट करे। तो कैरिकुलम मीन्स द प्लान कोर्स और स्टडी टॉट इन स्कूल। कैरिकुलम मतलब कि एक ऐसा प्लान कोर्स हो जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। अब डेमोक्रेटिक एजुकेशन के लिए कैसा कैरिकुलम होना चाहिए, तो वही मेन पॉइंट आ जाएगा कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो। पढ़ देती हूँ मैं इसको एक बार। A democratic curriculum helps students become responsible, equal, active citizen. It teaches democratic value like equality, freedom, justice, cooperation, respect. ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों को जिम्मेदार, सम्मान और सक्रिय नागरिक बनाना है। इससे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सहयोग और सम्मान जैसे लोकतांत्रिक मूल्य मिलते हैं। तो कैरिकुलम आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल हो, इक्वल आप सबको ट्रीट कर रहे हो, आप सबको एक्टिव सिटीजन बनाए अगर, ठीक है, और आप सबको फ्रीडम दे रहे हैं, अपनी बात रखने का, तर्क देने का आप सबको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आप कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये था कैरिकुलम। अब कैरिकुलम के मेन पॉइंट देखिए, जो आपने कैरिकुलम के मेन पॉइंट आपने इसके अंदर पढ़े थे ना, एजुकेशन के अंदर मेन पॉइंट वही आपके कैरिकुलम के मेन पॉइंट है, क्योंकि वहाँ कैरिकुलम भी आपको यही कह रहा है कि कैसे क्लास ऐसी चलाएं कि बच्चा डेमोक्रेटिक स्टडी सीखे। तो वही राइट टू ड्यूटीज आ जाएगा आपका, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सेम पॉइंट, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इसके अंदर आपका, एक मिनट, हाँ अब देखिए इसके अंदर इम्प्लीकेशंस, बुक के अंदर पेज नंबर 176, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है,
लोकतंत्र के निहित तत्व प्रभाव। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव, ठीक है, मतलब इफेक्ट, इफेक्ट मतलब रिजल्ट, मतलब आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रभाव क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है, इम्प्लीकेशन। तो देखिए क्या क्या आपके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। बच्चा देखिए इक्वालिटी सीखता है, समानता सीखता है, सबको इक्वल ट्रीट करने का बच्चे को क्या होता है, एक सीख मिल जाती है, ठीक है, बच्चा अपॉर्चुनिटी देना सीखता है, ठीक है, बच्चे को फ्रीडम मिल जाती है, बच्चा क्या करता है, अपने तर्क, अपने एक्सप्रेशन, अब बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो क्या करता है, अपना एक्सप्रेशन दिखाना स्टार्ट कर देता है, बच्चे को समझ नहीं आया तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बच्चा क्या करता है, फ्रीली अपने ओपिनियन क्या करता है, बताना शुरू कर देता है, और बच्चे को इससे क्या आ जाता है, आपकी पार्टिसिपेशन आ जाती है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के अंदर आपको और क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, बच्चे के अंदर इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा। अब देखिए बच्चा जो डेमोक्रेसी के अंदर शिक्षा को समझेगा ना, तो बच्चे को समझ आएगा कि सभी के लिए एजुकेशन क्या है, इक्वल है, ठीक है, बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन लर्निंग, बच्चों को एक ऐसा हमने इन्वायरमेंट दे दिया है क्लास के अंदर कि बच्चा क्या है, इच्छुक है, मतलब बच्चा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है पढ़ने के अंदर, फिर बच्चे के अंदर सभी को समान, टीचर्स एंड स्टूडेंट को क्या रिस्पेक्ट देने, हमारे गुरु हैं, हमें जैसे हमारी गुरु क्लास के अंदर एंटर हो तो हमें नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बच्चे की जो नॉर्मल एक फॉर्मेटिव लैंग्वेज है उसके थ्रू क्या करे, वो गुरु का सम्मान करे, और एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो देखिए आपके कितने पॉइंट्स थे, सभी में क्या हुए, एक साथ हो गए। अब इसके अंदर एक चीज आपकी रहती है, एक मिनट, एक मिनट, एक चीज रह गई है आपकी इसके अंदर की। हाँ, देखिए स्टार्टिंग में ना जो मैंने आपको ये कराया था डेमोक्रेसी, तो मैंने आपको फंडामेंटल अजम्पशन बता दिए थे और आपको वैल्यू बता दी थी। इसके अंदर बस आपका एक टॉपिक रहता है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि आपके देखिए एक क्वेश्चन में बोल रखा है डिफाइन डेमोक्रेसी एंड थ्रो इट्स बेसिक प्रिंसिपल और वैल्यू, तो वैल्यू हमने कवर कर ली थी, प्रिंसिपल रह गए थे, तो मैं आपको अलग से अब प्रिंसिपल बता देती हूँ, ये लास्ट टॉपिक है इसका। प्रिंसिपल में देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, डेमोक्रेसी के सिद्धांत, सिद्धांत मतलब, सिद्धांत का मतलब होता है कि आप ऐसे सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं जिससे कि आप डेमोक्रेसी में अपना आप ऐसे सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ इजी हो। तो क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं आपके, तो देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल आपका होगा वही सेम, लिबर्टी, फ्रीडम, आप सबको क्या कर रहे हैं, फ्रीडम, स्वतंत्रता दे रहे हैं सबको बोलने के लिए, अपना फ्रीडम एक्सप्रेशन जज करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। और क्या क्या देखिए जैसे लॉज आते हैं आपकी कंट्री के अंदर, तो आपको किसी लॉ से प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि आप इसमें क्या करें, थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, ये सारी चीजें इस तरीके से, तो आपको फ्रीडम है। प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2 इक्वालिटी, समानता, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के आगे सभी सिटीजन क्या है, इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, वेल्थ के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कि किसी की वेल्थ कम है किसी की ज्यादा है, ठीक है, और जेंडर में भी आपके आप जेंडर के बेसिस पे भी क्या करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, आप धार्मिक रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है जस्टिस, जस्टिस में आपका सभी को क्या है, एक इक्वल फेयर चांस है जस्टिस लेने का, ठीक है, हर व्यक्ति को निष्पक्ष और समान न्याय मिलना चाहिए। फिर आता है आपका फेटर्निटी, फेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, आप क्या करें, सभी को रिस्पेक्ट दें, कोऑपरेट करें और अपनी जो लाइफ है वो क्या करें, पीसफुली व्यतीत करें। फिर लास्ट आता है इसके अंदर आपका रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में आपका कहा गया है कि सारे ही जितने भी आपके ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कंट्री के सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट है, वो सभी आप क्या करेंगे, आप अपने जितने भी रूल ऑफ लॉ है, जितने भी आपके रूल है उनको फॉलो करें। फिर आता है पॉपुलर सोवरेनिटी, जनता की सर्वोच्च सत्ता, जो भी आपने सोवरेन चुना है, जो भी आपने लीडर चुना है, आपका लीडर समझाइए। इसमें दल का मतलब होता है राजनीतिक पार्टी, जैसे भारत में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि राजनीतिक दल हैं। फिर दलीय व्यवस्था का अर्थ, जब किसी देश में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं
जनता के लिए काम करते हैं और चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं या विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो इसे दलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक स्कूल में मॉनिटर के लिए 3 अलग-अलग समूह चुनाव लड़ते हैं। जिन समूह को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह मॉनिटर बनता है और बाकी समूह के काम पर नजर रखते हैं। इसी तरह देश में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। यही दलीय व्यवस्था है। फिर दलीय व्यवस्था की विशेषता। व्यवस्था की विशेषता पहली है राजनीतिक दलों का होना। एक या एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। है कि अगर अधिक राजनीतिक दल होंगे तो ये नहीं होगा कि जैसे मान लो एक ही राजनीतिक दल है तो हमें उसे ही वोट देनी होगी, चाहे वो सही काम करे या गलत काम करे। अगर बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो अगली बार उसे वोट ना देकर दूसरे को दे सकें। तीसरा है चुनाव में भाग लेना। सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। तीसरा है सरकार का गठन। जो दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है। मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलती है वही जो दल है उसी की सरकार बनती है। और है विपक्ष की भूमिका। जो दल सरकार नहीं बना पाता वह विपक्ष बनकर सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है। मान लीजिए जैसे बीजेपी जीत गई तो कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाती है और जो बीजेपी के काम है उस पर ऐसे नजर रखती है। पांचवा है जनता का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। फिर जो है राजनीतिक दल क्या करते हैं, जो मतलब जैसे हमारी कोई समस्या है तो वो आगे तक पहुंचाते हैं और जिसके बाद हमारी जो समस्या है उसका समाधान होता है। है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। दलीय व्यवस्था से जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। दलीय व्यवस्था से क्या है कि हमारे पास भी ये अधिकार होता है कि हम अपनी मर्जी से जो भी दल अच्छा काम करे उसको चुन सकते हैं। हाँ, दलीय व्यवस्था लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। यह जनता को सरकार चुनने का अवसर देती है, सरकार को जवाबदेह बनाती है और देश के लोकतांत्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है दलीय व्यवस्था की समस्याओं का वर्णन कीजिए। व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं। इन्हीं को दलीय व्यवस्था की समस्याएं कहते हैं। इसमें क्या है कि जो दलीय व्यवस्था में जो कमियां होती हैं, उसी जो होती है उन्हीं को हम दलीय व्यवस्था की समस्याएं कहती हैं। इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, पहला है दल बदल। कई बार नेता अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इससे सरकार अस्थिर हो सकती है। अब क्या कई बार जो है जैसे बीजेपी की सरकार है तो कई बार उसके नेता दूसरे उसमें चले जाते हैं जिससे जो सरकार है वो अस्थिर हो जाती है। दूसरा है जातिवाद और धर्मवाद। कुछ राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। क्या है इसमें बता रहे हैं कि कुछ दल क्या करते हैं कि कोई हिंदू का वोट देता है कोई मुसलमान का और उसके आधार पर वोट मांगते हैं और हिंदू और मुस्लिम में हमारे जो भारत है उसको बांटने की कोशिश करते हैं। इससे समाज में क्या है तनाव बढ़ता है। तीसरा है भ्रष्टाचार। कुछ नेता चुनाव जीतने के लिए धन और गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसमें क्या है कि कुछ लोग कुछ-कुछ चीज़ें बाँटते हैं जीतने के लिए कि हमें वोट मिले, कुछ लोग पैसे बाँटते हैं, कुछ लोग कुछ और अलग-अलग सामान बाँटते हैं जिससे कि जो लोग हैं वो उन्हें उस लालच के उससे वोट दे दें। वोट है अपराधीकरण। कई बार आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति में आ जाते हैं जिससे लोकतंत्र की छवि खराब होती है। है ना कि जो मतलब जो क्रिमिनल है, जिसने गलत काम किए हैं, वो भी कई बार राजनीति में आ जाते हैं। जिससे लोगों को लगता है कि जो लोकतंत्र है वो ठीक नहीं है, उसकी छवि खराब है क्योंकि वो किसी को भी इस
अब राजनीति में आने देता है। फिर 5वां है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। कई दलों में निर्णय कुछ ही नेता लेते हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं मिलता। इसमें कह रहे हैं कि कई दल जो है मतलब जो प्रमुख नेता होते हैं ना वही जो है निर्णय लेते हैं सभी प्रकार के। जो छोटे जो सामान्य कार्यकर्ता या छोटे नेता हैं उनकी बात सुनी ही नहीं जाती, उनकी बात मानी ही नहीं जाती। फिर है जनता के हितों की उपेक्षा। कभी कभी राजनीतिक दल जनता की समस्याओं से अधिक अपने राजनीतिक लाभ पर ध्यान देते हैं। कई बार क्या है ना कि राजनीतिक दल है, चाहे उसमें कोई भी दल हुआ, वो कई बार सिर्फ अपनी ही समस्याओं अपने ही उसमें रहते हैं। और जो जनता की जनता की समस्या है उस पर ध्यान ही नहीं देते, उनको पूरा ही नहीं करते। जो जनता की समस्याओं को कभी सॉल्व भी नहीं करते, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। फिर इसका निष्कर्ष है 6.7 पॉइंट है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पार्टी के सभी सदस्यों को निर्णय लेने का असमान अवसर नहीं मिलता, मतलब समान अवसर नहीं मिलता सभी को, मतलब पार्टी में समान अवसर नहीं दिया जाता। 10वां है गुटबाजी। एक ही दल के भीतर अलग अलग गुट बन जाते हैं, मतलब कई बार एक ही पार्टी में अलग अलग गुट बन जाते हैं और वो आपस में ही लड़ते हैं, तो वो दूसरों की जो हमारी जो समस्या है उनको सोल्व कैसे करेंगे। फिर जो है 11th अस्थिर सरकार। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन टूटने से सरकार गिर सकती है। कई बार जो सरकार है वो बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं और जब उनमें लड़ाई होती है तो वो उनका जो गठबंधन है वो टूट जाता है, जिससे जो हमारी सरकार है वो गिर जाती है। फिर 12वां है जनहित की उपेक्षा। कई बार दल अपने हितों को जनता के हितों से ऊपर रखते हैं। और है झूठे चुनावी वादे। चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे किए जाते हैं जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया जाता। मतलब इसमें कह रहे हैं कि वो पहले तो वादे कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर बाद में उनको पूरा ही नहीं करते बनने के, जब वो चुनाव में मतलब जो राजनीति में अगर वो आ जाते हैं तो फिर उन वादों को वो पूरा नहीं करते। इसका निष्कर्ष है दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी इन समस्याओं को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है। ईमानदार नेतृत्व, आंतरिक लोकतंत्र, चुनाव सुधार और जनहित को प्राथमिकता देकर दलीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटे, क्लियर है बेटा। सारा का सारा पार्टी सिस्टम बता रखा है। आप भी देखते हो इलेक्शन होते हैं हमारे कि किस तरीके से हमारी अलग अलग पार्टीज हैं। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, आपकी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अलग अलग पार्टीज आपकी दे रखी हैं, किस तरीके से वो चुनाव लड़ती हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये तो आप लोग सारे देखते हो इलेक्शन के टाइम पे। तो वही सारी चीजें आपको अनीशा ने यहाँ पे समझाई है। तो क्लियर है सबको? यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है। उसके बाद है सुप्रिया है क्लास में? सुप्रिया नहीं है। पारस, यस मैम। आपको एक क्वेश्चन दिया था। यस मैम, यू ऑल गिवन दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। हाँ जी, बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। दबाव समूह एक अनौपचारिक समूह है, जबकि राजनीतिक दल एक औपचारिक समूह है। दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति प्राय कुछ सामान्य व्यवसाय, रुचि, आकांक्षाओं या सलाह एक साथ कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जबकि राजनीतिक समूह का निर्णय तब होता है जब व्यक्तियों का एक समूह चुनाव में सम्मिलित होता है तथा सरकार में सत्ता रखता है। दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है, जबकि राजनीतिक दलों की सदस्यता का आधार अत्यंत व्यापक है। दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित या साझा नहीं करते हैं, जबकि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित या साझा करते हैं। दबाव समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक, जबकि राजनीतिक दल विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर गठित होते हैं। दबाव समूह का गठन तात्कालिक रूप से होता है, जबकि राजनीतिक दल का गठन दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। दबाव समूह राजनीतिक आंदोलन में जैसे प्रदर्शन, हमले, उपवास आदि में भाग लेता है, जबकि राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं।
दबाव समूह लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है, जबकि राजनीतिक दलों को चुनाव में लोगों का सामना करना पड़ता है, अतः ये लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। मैडम हो गया। ओके बेटा, देखो बेटा, एक दबाव समूह बताया गया है और एक राजनीतिक, ठीक है, यानी कि प्रेशर ग्रुप और एक जो आपके पॉलिटिकल जो पार्टीज है या पॉलिटिकल जो ग्रुप है उनके बारे में। तो जो प्रेशर ग्रुप होता है वो तो क्या होता है आपका इनफॉर्मल होता है, और जो पॉलिटिकल जो ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है फॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या है जो आपका प्रेशर ग्रुप है, ये तो मान लीजिए हम लोग हैं आपस में, हम लोगों का इंटरेस्ट बन गया तो हम लोगों ने ग्रुप बना लिया, ऐसे हो गया। और जो पॉलिटिकल ग्रुप होता है ये क्या होता है राजनीतिक समूह का निर्माण जब होता है जब व्यक्ति का एक समूह चुनाव में शामिल होता है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी में जब वह शामिल होता है, ठीक है, तो राजनीतिक दल का तब निर्माण होता है। और जो प्रेशर ग्रुप है उसमें क्या है जब एक जैसे इंटरेस्ट के लोग आपस में मिल जाते हैं और एक ग्रुप का निर्माण करते हैं तो वो आपका प्रेशर ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और जो प्रेशर ग्रुप है उसकी सदस्यता क्या होती है सीमित होती है, जैसे ही आपका काम निकला आप क्या छोड़ के चले जाते हो, आपकी मर्जी है। और जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसकी जो आपकी सदस्यता होती है वो ज़्यादा व्यापक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो प्रेशर ग्रुप है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है कंट्रोल में नहीं होते हैं, और जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप या तो धार्मिक ग्रुप बना सकते हैं लोग, या आर्थिक ग्रुप बना सकते हैं, या सामाजिक, लेकिन जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो अपनी विचारधाराओं पर आधारित होता है, ठीक है। और जो प्रेशर ग्रुप के लोगों को की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल ग्रुप की क्या होती है अगर काम गलत हो गया तो उसको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका, क्लियर है सबको? यस मैम, ऑल क्लियर। यस मैम। अब है आपका कि भारत में जो आपका इलेक्ट्रोल जो बिहेवियर है यानी कि मतदान जो व्यवहार है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी कि एक व्यक्ति को किस पार्टी को वोट देना है, क्या करना है, तो ये किस तरीके से प्रभावित होते हैं ये सारे इनके बारे में देखेंगे। तो ये प्रभावित होते हैं, इसके कुछ कारण दिए गए हैं, जैसे जाति से, हमारी कास्ट से, नीतियों से, वादों से, बेरोजगारी, आयु एवं लिंग, शिक्षा एवं विवेक, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन की जो भी मेथड है उनके आधार पर, मीडिया के आधार पर और असुरक्षा के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जाति की, ठीक है। तो जो जाति प्रथा है वो भारतीय समाज में एक अटल वास्तविकता है, और सबसे ज्यादा जाति प्रथा कब आती है जब इलेक्शन का टाइम आता है, ठीक है। तो जो राजनीतिक पार्टी होती हैं उनका क्या है एक अटूट अंग बन चुकी है जाति, ठीक है। वो क्या करते हैं वास्तविकता में जब इलेक्शन आ रखे होते हैं तब लोगों में आपस में क्या है जाति का जहर उनमें घोल देते हैं, ठीक है। तो चुनाव के टाइम पे बोलते हैं भाई ये पंडित है तो सारे पंडित उसी को वोट देंगे, ये आपका एससी कास्ट का तो सारे एससी कास्ट के उधर वोट देंगे, ठीक है। तो ये क्या है एक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा है नीतियां और वादे। जब आपका क्या होता है मतदान होने से पहले बहुत सारी जो उम्मीदवार होते हैं वो घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, ये भी क्या है एक व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ ये बंदा बनेगा तो हमें ये चीजें देगा, ठीक है। तो आप उसके प्रभावित होकर अपना वोट उधर की पार्टी को दे देते हो, ठीक है। आगे है बेरोजगारी और महंगाई। ये भी क्या है लोगों को क्या करती है प्रभावित करती है कि लोग किसके पक्ष में मतदान करें। जो ये वादा करता है कि भाई अगर आप मेरे को वोट देते हो मैं इतना रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है, महंगाई पे कंट्रोल रखेंगे, तो आप क्या है उनकी बातों से प्रभावित होकर आप उस जगह पर वोट डाल देते हो। उसके बाद है आयु और लिंग, क्योंकि भारत में जो मतदान का अधिकार है वो 18 वर्ष के आयु के पुरुष और स्त्री को है। तो इस अवस्था में अधिकतर लोग उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर एक दूसरे के निर्देश पर, ठीक है, आयु और लिंग यानी कि हमारे यहाँ पर क्या 18 साल का जो हो जाता है या उससे ऊपर जो है वो क्या अपना वोट डालते हैं। तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के गाइडलाइन से भी क्या कर देते हैं वोट डाल देते हैं। जैसे आप बेसिकली गाँव में देखोगे कि बड़ा बुजुर्ग जो बोलेगा कि भाई उस पार्टी को वोट देना तो पूरी फैमिली उस पार्टी
पार्टी को वोट देती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, आयु और लिंग से भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उसके बाद है शिक्षा एवं विवेक। अगर आप क्या है विवेकशीला, पढ़े लिखे हैं, आपको सही और गलत का पता है, तो आप अपने निर्णय से खुद प्रभावित होंगे कि मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए। उसके बाद है आपकी जो निर्वाचन मेथड है, यानी कि इलेक्शन के जो मेथड हैं, वो की सारी प्रक्रिया और उसका वास्तविक परिणाम बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि चुनावी प्रक्रिया किस पद्धति से संपन्न होगी, ठीक है। मान लीजिए बहुवादवाद है, अधिमान है, सूची लिस्ट पद्धति है। तो जो आपकी बहुवाद पद्धति है, उसके सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय घोषित होते हैं। यही पद्धति भारत में अपनाई जाती है। यानी कि इलेक्शन का मेथड कौन सा अपनाया जाता है भारत में, क्या है, इलेक्शन का मेथड बहुवाद, मल्टीपल जो मेथड है वो अपनाया जाता है, जिसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं, जिसके पास वोटों की संख्या ज्यादा है वही जीत जाता है। तो ये पद्धतियां भी क्या करती हैं, आपको प्रभावित करती हैं। आगे मीडिया भी क्या करती है, भर भर के जो राजनीतिक अभियान है उनका प्रचार करती है, जिससे क्या होता है, जो मतदाता है उसका बिहेवियर प्रभावित होता है, किसको, किस पार्टी को वोट डालना है। उसके बाद है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो असुरक्षा की भावना का भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। मतदाताओं के बीच अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा के साथ साथ जीवन की सुरक्षा का जो निर्णय है या व्यवहार है, उसकी भूमिका भी निभाता है कि कौन सी पार्टी हमें ज्यादा सुरक्षा दे सकती है, ठीक है। तो इस निर्णय से प्रभावित होकर भी लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर। अब आइए 3.1 में वापस आ जाइए, जो मैंने अभी छोड़ा था। मैम ये यूनिट थोड़ी सी लंबी है। ये है कि ये एक दिन में नहीं होएगी बेटा।